Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So this is me, Mohammed Ibrahim, your tutor for BCAS Grade 2 course. तो स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टेस्टिंग फॉर पेंट सिस्टम्स एंड परफॉर्मेंस। नेशनल ग्रिड की जो स्पेसिफिकेशन नंबर PA9 है, इसके अंदर लिस्ट दी हुई है नंबर ऑफ टेस्ट की, और ये टेस्ट किए जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड दैट इज BS3900। BS3900 के अकॉर्डिंग ये टेस्टिंग्स होती हैं जिसमें ग्रुप ए से लेके ग्रुप एच तक ये टेस्टिंग सिस्टम्स मौजूद हैं। इसमें लाइक वो क्वेश्चन कर सकता है कि जो टेस्टिंग होती है पेंट के रिलेटेड वो किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग की जाती है, तो दैट इज BS3900। इसमें पहला टेस्ट जो आ रहा है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल किसे कहते हैं? जो इवेपोरेट कर देता है, जो चीज इवेपोरेट कर जाए, और नॉन वोलेटाइल जो आपकी सरफेस पे रह जाए। सो दिस टेस्ट टू BS3900 पार्ट B2 के अकॉर्डिंग ये किया जाता है, और ये गाइड है, नॉट 100% एक्यूरेट। इसमें आपने करना क्या होता है, एक क्लीन थॉरोली ड्राई ग्लास स्टरिंग रॉड लेंगे। ग्लास का एक रॉड होता है, और वॉच ग्लास शीशे की पिर्च होती है छोटी सी, और इनका वेट करते हैं हम एक सेंसिटिव बैलेंस पे टू द नियरेस्ट मिलीग्राम। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लेस ऑन टू द वॉच ग्लास अप्रोक्सीमेटली 2 ग्राम ऑफ पेंट एंड वे अगेन। 2 ग्राम पेंट उसके ऊपर आप रखेंगे, और उसका अगेन आपने वजन कर लेना उस बैलेंस पे। फिर प्लेस करेंगे इस वॉच ग्लास को विद पेंट इनटू अ हॉट एयर ओवन, जिसमें कोई नेकेड फ्लेम या कोई हीटेड एलिमेंट, डायरेक्ट हीटेड एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ तपिश हो, हीटेड सोर्स नहीं होनी चाहिए डायरेक्ट। ओके। रिपीटेडली स्टर करेंगे उसको उसी रॉड से, यानी कि ये शीशे की पिच के ऊपर आपका पेंट पड़ा हुआ है, आपने इसको हीटेड ओवन में रख दिया, वहां से हीट आ रही है, और आप उस रॉड से इस पेंट को स्टर करते जा रहे हैं, इस तरह हिलाते जा रहे हैं। उसमें से जो सॉल्वेंट होगा वो निकल जाएगा, और पेंट थोड़ी देर बाद खुश्क होके सारा कुछ हिस्सा जो है वो आपकी पिच के ऊपर रह जाएगा, कुछ हिस्सा जो है वो रॉड के ऊपर लगा रह जाएगा। टेक द फाइनल वेट ऑफ ग्लास, रॉड एंड ड्राई पेंट, और सिंपल कैलकुलेशन से आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब मेरी जो पिच है उस पर खुश्क होके पेंट जो है वो लेट्स से इतना सा रह गया, मैंने इतना लिया था पेंट, उसमें से वो खुश्क होके इतना सा पेंट रह गया। जिस रॉड से मैं उसको स्टर कर रहा था ऑब्वियसली उसके ऊपर भी पेंट लगा होगा, ठीक है। तो रॉड का मैंने एक इनिशियल वेट लिया था, अभी एक लूंगा फाइनल वेट, उसमें से उसको माइनस कर दूंगा तो मुझे वहां से पेंट की क्वांटिटी मिल जाएगी। फिर पिच के ऊपर जितना अभी पेंट है, तो मैंने एक क्लीन जो वॉच ग्लास थी उसका पहले वेट कर चुका हूँ, तो उसमें से अब इसके वेट को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास वहां से भी पेंट की क्वांटिटी आ जाएगी। दोनों को ऐड कर लो तो अब जो पेंट की क्वांटिटी बचेगी वो मेरा क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल कंटेंट। ओके, क्लियर। लेट्स से कि 2 ग्राम पेंट था, जिसमें से 0.6 ग्राम पेंट जो है वो इवेपोरेट हो गया, बाकी कितना बच गया, 1.4 ग्राम। तो माइट पॉसिबल मेरे पास एंड पे 1.2 ग्राम बचे, या 1.3 ग्राम बचे, 1.4 ग्राम बचे, तो जितना भी आएगा वो नॉन वोलेटाइल कंटेंट होगा, जो निकल गया वो वोलेटाइल कंटेंट। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लैश पॉइंट डिटर्मिनेशन। तो फ्लैश पॉइंट डिटर्मिनेशन हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 में डिस्कशन की थी इस पे, कि फ्लैश पॉइंट जो है वो सॉल्वेंट का हाई होना चाहिए, जितना हाई फ्लैश पॉइंट होगा उतना ज्यादा वो सेफ होगा यूज करने के लिए। अब ये फ्लैश पॉइंट आता कैसे है, उसी को देखने के लिए हम ये टेस्टिंग करेंगे। So as per BS3900 part A8 using Abel closed cup, दिस इज ऑपोजिट टू एन ओपन कप। ये कप क्लोज्ड होता है,
अगर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो नेक्स्ट पेज पे इसकी एक पिक्चर दी हुई है। ये पिक्चर आप लोगों को याद रहनी चाहिए। इस पिक्चर के रिलेटेड माइट पॉसिबल वो पिक्चर दे के आपसे क्वेश्चन कर ले कि बताएं जी ये अपरेटस क्या है। ठीक है। तो ये अपरेटस देख के आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कौन सा अपरेटस है, दैट इज एबल क्लोज्ड कर्व। ओके। और इसको यूज किस लिए करते हैं? फ्लैश पॉइंट के लिए। फ्लैश पॉइंट डिटर्मिनेशन। ओके। सो इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है? अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखें तो इसमें आपको नीचे एक गैस बर्नर नजर आ रहा है, ऊपर उसके ट्राइपॉड स्टैंड है, उसके ऊपर वाटर बाथ रखे हैं, वाटर बाथ के अंदर ये कप रखा हुआ है जो कि एक रिटॉर्ट स्टैंड के ऊपर लगा हुआ है। इसके अंदर एजिटेटर या मिक्सर होता है और साथ में थर्मोमीटर अटैच है। ठीक है। ये इसकी पूरी असेंबली होती है। ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर है। जी। ये इसका टोटल जो सेटअप लगता है ना कि किस तरह से ये प्रोसेसिंग होगी, ये सारा वो प्रोसेस आपको दिखाया हुआ है। सो कहते हैं ऐड सॉल्वेंट टू एबल कप। एबल कप में आप रख दें, रिप्लेस कर दें लिड विद थर्मोमीटर एंड एजिटेटर इन द सेम प्लेस, क्लैंप कर दें उसको ऑन द रिटॉर्ट एंड लोअर इनटू अ वाटर बाथ। वाटर बाथ में रख दें, जेंटली करेंगे वाटर बाथ को, विच विल इन टर्न सॉल्वेंट अंडर टेस्ट। ओके। तो ये हीट अप करेगा। जैसे ही आधा डिग्री राइज आएगा ना टेम्परेचर में, तो उसकी वजह से एक हाई फ्रिक्वेंसी स्पार्क आएगा। और जैसे ही फ्लैश पॉइंट आपका रीच करेगा, आपके सॉल्वेंट के ऊपर से एक ब्लू कलर का फ्लेम फ्लैश करेगा। वो ब्लू फ्लेम जो है वो उस चीज की इंडिकेशन है कि इस पॉइंट पे आके इसका फ्लैश पॉइंट आ चुका है। ठीक है। हाँ। जब ऑरेंज फ्लेम आपको नजर आ गया, वो सिग्निफिकेशन क्या होती है कि आपका फ्लैश पॉइंट एक्सीड कर चुके हैं, यानी वहां पर जाके वो आग पकड़ चुका है। ऑरेंज फ्लेम मींस फ्लैश पॉइंट वो फ्लैश इंक्रीज हो गया। पॉइंट एक्सीड हो चुका एक्सीड है। हो चुका है। जब ब्लू फ्लेम आएगा दैट मींस कि वहां पे फ्लैश पॉइंट अराइव हो अराइव हो चुका चुका है। है। ओके। और इसके बाद फिर से टेस्ट दोबारा करेंगे। जी। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएं तो ये पेंट डेंसिटी है। डेंसिटी के लिए आपको ये कप नजर आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 100 मिलीलीटर या 100 सीसी इसका टोटल वॉल्यूम होता है। इसके ऊपर एक लिड लगी हुई है जिसके अंदर एक वेंट एक सुराख दिया हुआ है। ठीक है। तो इस कप को हम किस लिए यूज करते हैं? डेंसिटी को चेक करने के लिए। तो डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? डेंसिटी एज बीइंग वेट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। इन वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये होगा डेंसिटी का फॉर्मूला। इंपीरियल यूनिट्स में यानी अमेरिकन जो है वो पाउंड पर गैलन यूज करते हैं, मेट्रिक यूनिट जो है उसमें ग्राम्स पर सीसी। तो आपने किस यूनिट को फॉलो करना है? ग्राम्स पर सीसी। ओके। क्योंकि हमारे मीट्रिक यूनिट्स हैं। कहता 1 सीसी जो है इसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं। तो 1 सीसी ऑफ वाटर जो है वो 1 ग्राम के इक्वल वे करता है। और 1 लीटर जो है जिसमें 1000 सीसी है वो 1 किलोग्राम वे करेगा। डेंसिटी कप के कुछ और नाम भी हैं, जैसे रिलेटिव डेंसिटी कप, स्पेसिफिक ग्रेविटी कप, वेट पर लीटर कप, वेट पर गैलन कप, पिंटोमीटर। ये सारे नाम जो हैं ये इसी एक कप के हैं। ओके। तो ये अभी आपको माइंड में रहने चाहिए। इनके रिलेटेड भी माइट पॉसिबल क्वेश्चन कर ले, डेंसिटी के बारे में पूछ सकता है कि बताएं जिसका यूनिट क्या है। तो यूनिट आपको याद होगा तो आप उसको आंसर कर सकेंगे। राइट। ग्राम पर सीसी। So weigh the clean empty cup and lid on a metric scale। एक मीट्रिक स्केल पे आप इसको वे कर लें। उसके बाद डेंसिटी कप को फिल करेंगे आप पेंट से टू विद इन अप्रोक्सीमेटली 2 mm ऑफ द ब्रिम। उसके जो आउटर एजेस होते हैं, आउटर किनारे हैं ना इसके,
वहां से तकरीबन 2 मिलीमीटर तक ये ऊपर चला जाना चाहिए। यानी जिसको हम कहते हैं ना कि पूरा भर देना, उस तरह से इसको पूरा भर देंगे। उसके बाद आपने उस लिड को इसके ऊपर रख के उसको आप क्लोज करेंगे। क्लोज करने पे उसके अंदर जो वेंट दिया हुआ है, वेंट का क्या मकसद होता है कि अंदर अगर कोई एयर एंट्रैपमेंट या एयर बबल्स एंट्रैप हो रहे हैं तो वो उस वेंट से सारी एयर जो है वो ब्लीड आउट हो जाए, निकल जाए। ओके। Chamfer in the lid allows air to be expelled as the lid is replaced. In addition to पेंट इन एक्सेस, और इसके अलावा अगर 100 सीसी से ज्यादा वॉल्यूम होगा ना पेंट का, तो वो इजाफी पेंट भी उसी सुराख से बाहर निकल जाएगा, जिसको बाद में आप एक कपड़ा लेके उसको साफ कर सकते हैं। ओके। तो उसको रिमूव कर दें। वाइप ऑफ एनी एक्सेस पेंट फ्रॉम द वेंट एंड वे द फिल्ड कप। अब इस पूरे कप का आप क्या करेंगे, वजन करेंगे। डिडक्ट द वेट फ्रॉम एम्प्टी कप, वेट ऑफ एम्प्टी कप फ्रॉम द फाइनल वेट। अब आपने क्या करना है, डिडक्ट कर देना है एम्प्टी कप का वेट फ्रॉम द फाइनल वेट, और उसको डिवाइड कर देना है आपने 100 पे, तो ये आपको आंसर दे देगा डेंसिटी इन ग्राम्स पर सीसी। इसे क्लियर। कितनी देर के लिए सर रख देना या उसी टाइम ही वेट कर देना? अभी कर देंगे। नहीं, फॉर एग्जांपल अब एक खाली कप है, हमने उसका हम्म। वेट किया, फिर उसके बाद हमने उसमें पेंट डाल दिया, पेंट ऐड कर दिया, उसके बाद लिड हमने ऊपर रख दिया, जो इजाफी पेंट निकलेगा उसको साफ कर दिया, और अब वजन कर लिया। जो वजन आया उसमें से अब आप उसको माइनस करोगे, सिंपल कैलकुलेशन है आगे। नहीं नहीं, वो तो हो गई है, नहीं वेट नहीं करना, वेट करने की नहीं, जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम टेम्परेचर वगैरह को तो इन्वॉल्व कर नहीं रहे हैं। सही है। इसके बाद आता है टर्म रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी कप को और क्या कहते हैं? पिंकनोमीटर है, वेट पर गैलन का, वेट पर लीटर का। ठीक है। पिंटोमीटर। पिंकनोमीटर, पी पिंक। वाई, पिक्नोमीटर सॉरी, पिक्नोमीटर, PYKNOMETER। ओके। ओके। डिस्टिल्ड वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सीसी। और किसी और मटेरियल की भी डेंसिटी जो है वो हम इसी से कैलकुलेट करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ एक्स, यानी अननोन मटेरियल, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब जिस भी मटेरियल को आप यहाँ पे रख लोगे उनके यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज रिलेटिव डेंसिटी इज कंपेयरिंग, ये कंपैरिजन है दो डेंसिटीज के दरमियान। ठीक है। तो डिजिट जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, लेकिन यूनिट नहीं होगा कोई भी। ठीक है। क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सीसी है ना। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इज इट सेल्फ, यानी जो भी चीज आपने 1 पे डिवाइड करनी है ना, उसका आंसर वही आएगा, चेंज नहीं होगा। जी ओके। जी। हाँ, लेकिन जो साथ में यूनिट आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा। वो किस तरह से, ये नीचे एक एग्जांपल दी हुई है कि 5 लीटर ऑफ पेंट वेज 7.2 kg, व्हाट वुड बी द डेंसिटी। तो सबसे पहले हम इसकी कन्वर्जन करेंगे। 5 लीटर है ना, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दे 1000 से, ये 5000 सीसी बन गया। 7.2 kg है, 7.2 kg, 1 किलो में कितने होंगे ग्राम्स, 1000। 1000 से 7.2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7200 ग्राम आ जाएगा। ओके। अब 7200 ग्राम ऊपर है क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ओवर वॉल्यूम। तो 7200 ग्राम बटा 5000 सीसी। अब 7200, ये दो सिफर से कट गए, 72 को 50 पे डिवाइड कर लें तो 1.44 आ जाएगा। और ऊपर ग्राम था, बटे में सीसी था, तो ग्राम पर सीसी। ओके। अब इस 1.4 ग्राम पर सीसी को ऊपर रखें, बटे में रखें 1 ग्राम पर सीसी को। ये हम निकालने लगे हैं अब इसकी रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है। तो 1.44 ग्राम पर सीसी ऊपर होगा, बटे में 1 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी ग्राम पर सीसी से कट गया, और 1.44 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा, 1.44। दैट्स इट। तो यानी वैल्यू वही रहेगी आपकी, लेकिन यूनिट जो है वो
कैंसल हो जाएंगे, यूनिट नहीं आएंगे इसमें। तो ये एस डी और आर डी रिलेटिव डेंसिटी को कहते हैं। एस टी और ये एस डी और आर डी एस जी जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और आर डी रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी, और ये दोनों एक ही चीज है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टू पैक रेशो कैलकुलेशन। तो टू पैक की रेशो कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे? लाइक मेरे पास एक पेंट है, उसकी डेंसिटी मुझे पता है, दूसरे की भी डेंसिटी पता है, लेकिन मैं उनको एक स्पेसिफिक पोर्शन में एक दूसरे में हल कर देता हूँ। अब उस मिक्स पेंट की डेंसिटी कैसे फाइंड करूँ? मैंने उस पेंट को मिक्स कर दिया इन अ स्पेसिफिक पोर्शन, यानी लेट्स से तीन हिस्से उसके ले लिए, एक हिस्सा इसका ले लिया, या चार हिस्से उसके ले लिए, दो हिस्से इसके डाल लिए, हाफ एंड हाफ पे कर दिया। ठीक है, तो अब इस पेंट की डेंसिटी क्या बनेगी? उन दोनों को प्लस करके जो उसकी अब मुझे डेंसिटी। पहले इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। किस तरह से? मुझे पता है पैक ए मेरा जो है, यानी मेरा जो बेस है उसकी डेंसिटी भी मुझे पता है। अंदर जो मैं एक्टिवेटर ऐड कर रहा हूँ मुझे उसकी डेंसिटी भी पता है। ठीक है। पैक ए की कहता है 1.25 ग्राम पर सीसी है, और पैक बी की कितनी है? 0.97। और मिक्सिंग किस हिसाब से कर रहे हैं? कहता है मिक्सिंग उनकी हो रही है एट अ रेशो ऑफ 5 पार्ट्स बेस टू 2 पार्ट्स एक्टिवेटर। बेस और एक्टिवेटर का पता है ना? हम्म। बेस और एक्टिवेटर, जो टू पैक बनाया जाता है पेंट, उसमें एक बड़ी कैन में आप एक छोटी कैन ऐड करते हो। अब बड़ी कैन में से लेट्स से मैंने 5 हिस्से जो है ना, मग्गे 5 भर के एक अलहदा कंटेनर में डाल दिए। ठीक है। एक मग्गा मैंने भर के उसके अंदर क्या किया? एक्टिवेटर का ऐड कर दिया। अभी ये रेशो कितनी बनी? 5/1। 5/1 की। अगर एक डब्बा और भर के मैंने डाल दिया उसके अंदर, तो अब कितनी होगी? 5/2। ठीक है। अब इन दोनों को जो मैंने मिक्स किया है इन अ स्पेसिफिक रेशो, इनको मिक्स करने के बाद अब मैं छोड़ूंगा, तो अब पेंट की डेंसिटी क्या होगी? मुझे असल में उसी को फाइंड करना है यहाँ पे। ओके। तो उसमें अब मुझे बेस का भी पता है और एक्टिवेटर का भी पता है, दोनों की डेंसिटी मेरे पास गिवन है। ओके। डेंसिटी ऑफ पैक ए जो कि आपका बेस है, उसकी डेंसिटी उसने क्या दी हुई है? 1.25 ग्राम पर सीसी। और एक्टिवेटर जो है उसकी डेंसिटी कितनी है? 0.97। ओके। अब कितने पार्ट्स थे? 5 पार्ट्स। 5 पार्ट बेस के हैं, तो इसको इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 1.25 कितना आ गया? 6.25 ग्राम। पैक बी कितने पार्ट्स हैं? एक 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स टू एक्टिवेटर। पार्ट्स एक्टिविटी है। तो 2 पार्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.97, उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 0.97, ये कितना आ जाएगा? 1.94। अब टोटल वेट जो मेरे पास आएगा, इन दोनों को ऐड कर दूं तो 8.19 ग्राम, ये मेरे पास इसका टोटल वेट आ गया। पार्ट्स कितने बनाए हमने? 5 और 2। तो 5 + 2, ये मेरे पास हो गया उसका वॉल्यूम। कितना हो गया? 7 सीसी। तो 8.19 डिवाइडेड बाय 7, इसको जब डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास जो फिगर आएगी ये डेंसिटी ऑफ पेंट की आएगी। क्लियर? ये रेशो को चेंज कर सकता है, लाइक माइट पॉसिबल एग्जाम में वो आपको सेम रेशो ना दे, वो चेंज कर दे, 3:1 कर दे, जो मर्जी रेशो बना ले, उसने आपको दोनों की डेंसिटी दे देनी है। पैक ए की भी दे देगा, पैक बी की भी डेंसिटी दे देगा। दोनों की डेंसिटी दे के आपने करना क्या है? आपको पता होना चाहिए कि आपके पैक कितने बने, पैक किस हिसाब से उसने डिवीजन की है, या जो रेशो रखी है वो क्या है। 3:1 है, तो मैं 3 को पहले पैक ए से मल्टीप्लाई करूंगा, उसकी डेंसिटी से, मेरा वेट निकलेगा वहां से। फिर एक्टिवेटर की जो पैक बी है
उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो जो होगी वो एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, तो उन दोनों को मैं ऐड करूंगा। उसके बाद 3:1 है ना, 3+1 कितना हो गया? 4। तो डिवाइड करना है मैंने उस वेट को 4 से, तो वो मुझे डेंसिटी ऑफ मिक्स पेंट मिल जाएगी। क्लियर? एन इशू? ओके। सो इसके बाद नेक्स्ट है जी। फिर बताइए 1.25 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 6.25 आया। 1.25 को हम पैक ए है ना, जी जी। ये पैक ए है, तो पैक ए जो है वो आपकी बेस है। तो बेस के आपने 5 पार्ट ऐड किए हैं, तो हम 1.25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 10 होता तो हम 10 से अगर करते। 10 होता तो 10 से कर देते। उसका इशू नहीं है, जितने पार्ट्स वो बोलेगा ना आपको क्वेश्चन में, आपने उन्हीं पार्ट से डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे रेशियो 5 दिया हुआ है। 5 है ना, तो 5 से 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 पार्ट एक्टिवेटर के हैं, तो पैक भी आपका एक्टिवेटर है, उसमें उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना 0.97 को। ओके, नहीं हम 7 भाई क्यों डिवाइड करेंगे 7 वहाँ पे 5+2 करो। वो साथ है। हाँ। ओके, देन हैगमैन ग्रेन गेज। हैगमैन ग्रेन गेज को फाइनेस ऑफ ग्रेन गेज भी कहते हैं, और इसको हम यूज करते हैं टू मेजर डिग्री ऑफ डिस्पर्शन ऑफ पेंट। हैगमैन ग्रेन गेज का क्या पर्पज है? तो भैया और डिग्री ऑफ टू मेजर डिग्री ऑफ डिस्पर्शन। नेक्स्ट पेज पे आए तो आपको इसकी एक पिक्चर नजर आ जाएगी, स्केच की। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो आपको ओवरऑल एक साइड थोड़ी टेपर हुई नजर आ रही है, जिसमें थोड़ी डेप्थ बन रही है। और एक साइड जैसे जैसे आप स्लाइड करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो बिल्कुल प्लेन होती जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वो देख लें। Whether you're developing coatings, inks, or cosmetics in a laboratory, or testing during the production process, measuring the particle size of the material, also known as dispersion, is an essential part of ensuring reliable and repeatable formulations. Typically, to measure dispersion, fineness of grind gauges are used. Alcometer's fineness of grind gauges consist of a stainless steel types of many materials or microns. Instantly compare the result micron or as either mils or dult surface with this. You should slightly overfill the channel. स्केच को हम नॉर्मली यूज करते हैं आपके पेंट या इंक्स वगैरह में जो पार्टिकल साइज होते हैं उनको चेक करने के लिए। ओके, to तो ensure you इसमें have आप enough of the sample. गेज पे एक स्मॉल Holding अमाउंट the ऑफ spray पेंट paint लेंगे, over पेंट your लेके hands, place स्क्रैपर it बार behind से the आपने material विद इन 2 to 3 सेकेंड्स to test उसको methods स्क्रैप your कर देने। work. और पेंट को ऐड किधर करेंगे? जो गहरी साइड है, जहां से टेपरिंग हुई हुई है उसकी गहरी साइड से आप उसको बिल्कुल फ्लैट वाली जो साइड है उसकी तरफ आपने 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर इसको अपनी तरफ खींचना है, जिसके अंदर होगा क्या, पेंट को टाइम नहीं मिलेगा सेटल होने के लिए। तो उसके अंदर जो बड़े पार्टिकल्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, आपकी पेंट की लेयर से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, जो कि आपको एक्चुअल में बताएंगे कि आपके पेंट की फिल्म का एक्चुअल साइज क्या है। क्योंकि अगर हम इसको बड़े प्यार से आराम आराम से टाइम दे के आप इस तरह से स्क्रैप करेंगे ना, तो वो लेयर ऑटोमेटिकली आराम आराम से एडजस्ट होती जाएगी। इसीलिए इस टेस्टिंग का टाइम थोड़ा रखा है, विद इन 2 to 3 सेकेंड इस टेस्टिंग को कंप्लीट कर दिया जाता है। ओके, You should hold the scraper either perpendicularly to the surface सो of the gauge स्क्रैपर को जब or आपने with होल्ड the करना है scraper बिल्कुल slightly परपेंडिकुलर angled भी कर towards सकते हैं, you. या स्लाइडली अपनी तरफ टिल्ट करके Now, फिर आप hold the उसको scraper along इस the तरह से length of स्क्रैप the करें। gauge at a constant speed, applying downward pressure as you do to push any excess been scraped sacrificial peak width, making around 1 to 2. Turn the gauge side. अब जैसे ही टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए, गेज को अपनी साइड पे आपने इस तरह से रख लेना है, और आपने अब चेक करना है 3 मिलीमीटर के बैंड के अंदर, विद इन 3 मिलीमीटर बैंड
आप चेक करेंगे कि उस 3 मिलीमीटर के बैंड के अंदर अंदर कितने पार्टिकल्स हैं जिन्होंने पेंट की लेयर से प्रोट्रूड किए या बाहर आ गए हुए हैं। ठीक है, तो जहां पे 8-10 पार्टिकल्स बाहर आना शुरू हो जाए, दैट मीन्स के उससे पीछे पीछे तक आपकी अगर लेयर लगेगी तो वो आपकी लेयर का एग्जैक्ट साइज होगा। उससे ज्यादा आपने या उसे सॉरी कम जो है वो साइज आप नहीं रखेंगे अपनी लेयर का। ओके, ways. So it's perpendicular. Kilometre 20 or an eighth of an inch once located. Read the position of individual resultant NPI. Find the first position in the material where a predefined, depending on your test method or standard. तो क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पार्टिकल्स जो है वो लेयर से बाहर निकलना शुरू हो जाए तो आपको हमने क्या डिस्कस किया था कि पेंट आपका ग्लॉसी नहीं होगा, फिर पेंट क्या होगा, मैट। मैट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। सो ग्लॉसी पेंट तभी रहेगा जब तक आपके जो पेंट पार्टिकल्स हैं वो लेयर के अंदर रहेंगे। जैसे ही वो बाहर आएंगे तो वो प्रोट्रूड करके पेंट को मैट लुक देना शुरू कर देंगे जी। हमें फील्ड पे किस चीज की जरूरत होती है, मैट की या ग्लॉस नहीं, की? ग्लॉसी पेंट की। ग्लॉसी पेंट की। ग्लॉसी पेंट की। ग्लॉसी पेंट होगा तो वो यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करेगा, अगर मैट होगा तो वो अब्जॉर्बिंग करेगा। तो फिर ये नहीं कि हम इपॉक्सी पेंट ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वो इपॉक्सी जो है वो पानी को और सूरज को अच्छी तरह रिफ्लेक्ट करता है। जी। देन आ जाते हैं विस्कोसिटी पे। विस्कोसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी पेंट के अंदर। ये अफेक्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और एप्लीकेशन को एंड लेवलिंग प्रॉपर्टीज। ओके, सो विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज बीइंग अ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। किसी भी फ्लूइड की जो फ्लो की रेजिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। ओके, viscosity is defined as fluid's resistance to flow. Therefore, a liquid described as being of high viscosity is one which has a high resistance to flow. It will not run easily, and conversely, a low viscosity fluid runs very easily. तो पेंट अप्लाई करते हुए आपको हाई विस्कोसिटी चाहिए होती है या लो विस्कोसिटी? हाई विस्कोसिटी। हाई विस्कोसिटी, तो ज्यादा मॉडरेट विस्कोसिटी। मॉडरेट। ना बहुत ज्यादा लो विस्कोसिटी चाहिए ना बहुत ज्यादा हाई विस्कोसिटी चाहिए, हमें सिर्फ इतनी विस्कोसिटी चाहिए जिसमें पेंट इजीली फ्लो कर सके। यानी उसको बिल्कुल पानी भी नहीं बना देना और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं कर देना कि वो अप्लाई ना हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि बाज़ अगर जब आप पेंट को बहुत ज्यादा पतला कर देते हो तो उसमें फिर क्या होगा, रन्स आते हैं, टीयर ड्रॉप्स बनते हैं, कर्टनिंग या सैगिंग होती है। ठीक है, तो उसमें पेंट में ये डिफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं फिर। ओके, तो पेंट को अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, मॉडरेट विस्कोसिटी चाहिए। तो पेंट की विस्कोसिटी को चेक करने के लिए हमारे पास रोटेशनल विस्कोमीटर्स हैं। अब इसमें ऐसा इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दो टाइप्स की विस्कोसिटी होती हैं और इनमें डिफरेंस आता है सिर्फ एक रेनॉल्ड नंबर का। दैट इज़ अनदर टॉपिक वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर। डायनामिक विस्कोसिटी को फाइंड करने के लिए कौन सा अपरेटस यूज होता है, रोटोथिनर। रोटोथिनर क्या होता है, इसमें ये आपको ये गेज सा बना हुआ नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है पॉइजेस। इसका यूनिट है पॉइज। ओके, ये पॉइंटर होता है जो कि एक जगह पे स्टे किया होता है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो
ये एक ड्रिल चक लगी हुई है जो कि आपका पेंटेड मटेरियल जो है उसके अंदर रखा जाता है, और इसने करना है रोटेट। रोटेशन करने पे जब ये रोटेट कर रहा होगा तो ये आउटर कंटेनर जो होता है ना जिसके अंदर आपने पेंट को ऐड किया हुआ है, वो कंटेनर भी रोटेट करेगा। लेकिन जब पेंट अपनी कंसिस्टेंसी, असली कंसिस्टेंसी पे पहुंच जाएगा ना, तो आउटर जो रोटेशन हो रही थी कंटेनर की, वो रोटेशन स्टॉप हो जाएगी। वो जहां पे जाके स्टॉप होगी, ये पॉइंटर भी एक जगह पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो जितने पॉइंट पे वो जाके स्टॉप होता है वो आपकी वैल्यू है, ये इसका यूनिट आ जाएगा। which ओके, is पॉइस, POISE। देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए क्रेब्स विस्कोमीटर होता है, और इसका यूनिट आता है स्टोक में, स्टोक या सेंटी स्टोक। इसी तरह जो डायनामिक विस्कोसिटी हमने फाइंड की वाया रोटोथिनर, उसके लिए यूनिट पॉइज में भी होता है और सेंटी पॉइज में भी होता है। ओके, अगर पॉइज में जो डायनामिक विस्कोसिटी है उसके अगर हम ऐसे यूनिट की बात करें तो उसमें न्यूटन पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर आता है, न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर। ओके, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, या फिर मोस्टली मशीन्स पे पॉइज ही चलता है इसका, या सेंटी पॉइज इसकी सब डिवीजन है। और इसी तरह से स्टोक और सेंटी स्टोक होता है। सो क्रेब्स में क्या होता है, वेटेड एक पुली होती है, उसके साथ वेट अटैच करते हैं, और ये भी चक लगी हुई है जो कि अंदर रोटेट कर रही होती है। इसके आरपीएम को मेंटेन किया जाता है वजन बढ़ा के, जब तक ये 200 आरपीएम तक ना पहुंच जाए। 200 आरपीएम पे ये पहुंचेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी रोटेशन जो है वो 200 आरपीएम हो चुकी है। it's इसके लिए स्ट्रोबोस्कोप या डिजिटल डिस्प्ले काउंटर होता है, उससे हम इसको काउंट कर लेते हैं, इसकी रोटेशंस का पता चल जाता है। ओके, देन आ जाते हैं फ्लो कप्स। तो ये डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि फ्लो कप्स बना रही हैं, लेकिन इसमें मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली कंपनी जो है वो फोर्ड है। फोर्ड के फ्लो कप्स हैं, और ये कप मशीन हुआ होता है फ्रॉम एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का बना हुआ कप होता है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 सीसी की। 100 सीसी की कैपेसिटी है, और इसके नीचे बेस पे एक स्टेनलेस स्टील की नोजल लगी होती है, और उस नोजल के अंदर डिफरेंट साइजेस हैं। नोजल के अंदर होल हुआ होता है, डिफरेंट साइजेस के होल हैं, जैसे 1 मिलीमीटर का, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। तो वो जितने मिलीमीटर का होल होगा उसी होल नंबर से इस कप को नेम किया जाता है। जैसे इंडस्ट्रियल पेंट को टेस्ट करने के लिए 4 मिलीमीटर वाला होल साइज यूज किया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ फ्लो कप नंबर 4। ओके, फोर्थ फ्लो कप नंबर 4। तो इसकी टेस्टिंग करने से पहले इसका प्रोसीजर क्या होता है, आपने सबसे पहले नीचे ये स्क्रूज लगे होते हैं, स्क्रूज की मदद से आपने इसको बबल बैलेंस करने हैं पहले। बबल बैलेंस करने के बाद आप इसके पैंदे पे इस तरह अपनी फिंगर प्लेस कर देंगे। फिंगर प्लेस करके आपने पेंट को ऐड करना है अंदर। जब पेंट को ऐड करेंगे तो ऊपर इसकी साइड्स पे ये आपको थोड़ा थोड़ा शाइनी सा मटेरियल बाहर आया हुआ नजर आ रहा होगा, राइट वाली पिक्चर में। ठीक है, तो पेंट को फुल करने के बाद आपने स्क्रैपर बार से उसको प्लेन करना होता है ऊपर से। तो जो इजाफी पेंट होगा ना वो इन साइड वाली कैविटीज में चला जाएगा, साइड वाले एरियाज में जो खाली जगह छोड़ी हुई है ना ऑन पर्पस बनाई हुई है, आप इसमें आपका जो पेंट होगा वो फ्लो करके इधर चला जाएगा, ताकि आपकी जो टेस्टिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो इसको प्लेन करने के बाद आप क्या करेंगे, एक हाथ में आपने स्टॉप वॉच ले लेनी है। जैसे ही आप फिंगर को स्लाइड करेंगे, हटाएंगे, आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर लेना। स्टॉप वॉच को ऑन करने पे क्या होगा, पेंट की एक धार निकलेगी, धार वो फ्लो करेगी। फ्लो करने के बाद अब आपने टाइम नोट करना है, जहां पे जाके पहला ब्रेकेज पॉइंट आएगा। अगर तो आपका पेंट अच्छा है और उसकी विस्कोसिटी अच्छी है तो उसकी वो धार टूटेगी नहीं। ओके, उसमें किसी किस्म की कोई इंडिकेशन इस तरह की आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो धार बिल्कुल फ्लो करके नीचे रखे हुए कंटेनर में चली जाएगी और पूरा
पेंट आपका इसी तरह से फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर उसकी विस्कोसिटी लो होगी तो वो बार बार ड्रिपिंग शो करेगा, जैसे कतरे कतरे गिर रहे होते हैं ना, और बार बार ब्रेकेज आ रही होती है अंदर। तो इस टेस्ट का पैरामीटर क्या है? पैरामीटर ये है कि पासिंग क्राइटेरिया इसका ये है कि दार कहीं पे भी टूटनी नहीं चाहिए, तभी आपकी पेंट की विस्कोसिटी अच्छी कंसिडर होगी। अगर वो बार बार टूट रही है तो दैट मीन्स कि मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, अपना फायदा करने के लिए उसके अंदर एडिशनल थिनर्स को ऐड किया हो, राइट। तो यहाँ से आप मैन्युफैक्चरर्स को भी पकड़ सकते हैं। लाइक वो जब आपको पेंट देने के लिए या टेस्टिंग के लिए आते हैं, उस टाइम पे जब पेंट की टेस्टिंग हो रही होती है उस टाइम पे क्या होगा, वो आपको कुछ और चीज देगा जो मटेरियल आपका अच्छा होगा। ऑब्वियसली उसने सेल करना है, तो सेलिंग के लिए वो आपको अच्छी चीज ही दिखाएगा, ठीक है। और बाद में जब वो आपको बल्क क्वांटिटी में पेंट शिप करेगा, उसमें माइट पॉसिबल वो थिनर्स ऐड कर दे या उस पेंट की क्वालिटी लो कर दे। तो लो जब विस्कोसिटी होगी तो इसका एक और इफेक्ट भी होता है आपकी हाइडिंग पावर पे भी। लो विस्कोसिटी होगी तो पेंट के अंदर जब थिनर्स ऐड हुए होते हैं ना, पतला पेंट, लो विस्कोसिटी होने के साथ साथ उसकी हाइडिंग पावर भी इफेक्ट हो जाएगी, ओपेसिटी नहीं होगी उस पेंट में। ओके, तो ये टेस्ट हम कर सकते हैं पेंट मैन्युफैक्चरर्स को पकड़ने के लिए भी, कि आया उसने पेंट के अंदर एडिशनल कोई थिनर्स ऐड किए हुए हैं या नहीं किए। ओके, so that's all for today. If you have any question, you can ask me. Clear? Okay, जी, take care, अल्लाह हाफिज।